अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर से अजमल जामी आपको दुनिया टीवी से खुशामदीद कहता है। खुसूसी ये ट्रांसमिशन, खुसूसी प्रोग्राम नुक्ता नज़र का आपकी खिदमत में लेकर के, क्योंकि मुल्की सियासी सूरत हाल बदस्तूर तलातुम का शिकार लम्हा ब लम्हा बदलती ये सूरत हाल है, जहाँ एक जानब ये खबर आती है कि वज़ीर आज़म ने उस मरासले के हवाले से सहाफ़ियों को एतमाद में लिया, काबीना को एतमाद में लिया, उसके मदरजात पढ़ कर सुनाए गए एक प्रॉम्प्टर के ज़रिए, प्रोजेक्टर के ज़रिए। और दूसरी जानब खबर आती है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट मुत्तहद हो गई है मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ, और यूं एक और इत्तेहादी ने खुदा हाफिज कहा है बाप के बाद हुकूमती इत्तेहाद को। और तीसरी अहम खबर आती है कि सिंध हाउस में इस वक्त एक अहम मुलाकात जारी है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जन के करीब मुनहरिफ रुकने कौमी असम्बली मौजूद हैं। इत्तला है कि इसमें डॉक्टर आमिर लियाकत भी मौजूद हैं और वफाकी वज़ीर इत्तलात के एक करीबी अजीज़ भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। तो अहम सूरत हाल, अहम डेवलपमेंट्स, इस पर दिन भर से हम खबरें, तबसरे और तज्ज़िये आपकी खिदमत पेश करें। पैनलिस्ट में मौजूद हमारे गैलेक्सी ऑफ स्टार्स जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी साहब, जनाब सलमान गनी साहब, खावर घुमन साहब, हबीब अकरम साहब इस्लामाबाद से बैठे होंगे। और हमें ज्वाइन करेंगी मोहतरमा नसीम ज़हरा साहबा, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़िया निगार हैं, और मोहतरमा मेरीन ज़हरा मलिक साहबा, आप भी बैनुल अक़वामी अमूर की सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान में अरब न्यूज़ को रिप्रेजेंट करती हैं। और साथ अभी हमें ज्वाइन किया है जनाब यासिर मलिक साहब ने। यासिर दुनिया टीवी के सीनियर रिपोर्टर हैं। यासिर, ताज़ा खबर से काम शुरू करते हैं आज की ट्रांसमिशन का। सबसे पहले सिंध हाउस के बारे में इत्तला है कि वहाँ एक अहम इजलास हो रहा है, जिसमें कई हुकूमती मुनहरिफ PTI के अरकान असम्बली मौजूद हैं। ये क्या मामला है? कौन इस इजलास को बुला रहा है? कौन कौन इसमें शरीक है? यासिर, देखिए शामी साहब, बहुत शुक्रिया। जो सिंध हाउस में इस वक्त अपोजिशन कायदीन का और जो मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली हैं उनका एक अहम मुशावरे की इजलास इस वक्त सिंध हाउस में जारी है। और पीपल्स पार्टी की जानिब से अब ये दावा किया जा रहा है कि 196 अरकान जो है इस इजलास में शरीक है। दूसरी जानिब जो 22 इसमें मुनहरिफ अरकान शामिल है PTI के, जिनमें एक नए MNA जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, उनको भी इसमें बैठा हुआ देखा जा सकता है। इसके साथ साथ नवाब शेर वसीर, फरोख अल्ताफ और नूर आलम खान, राजा रियाज, रमेश कुमार, बासित बुखारी और अफजल डांडला रियाज गुजारी समेत दीगर अरकान कौमी असम्बली जो मुनहरिफ अरकान है वो शरीक है। राजा रियाज भी दिखाई दिए? जी बिल्कुल, राजा रियाज भी इस इजलास में शरीक है। अपोजिशन की जानिब से जो हिकमत अमली मुरतब की जा रही है, अब वो ये की जा रही है कि चूंकि नंबर गेम जो है वो पूरे हो गए हैं इत्तेहादियों को मिला के और अपोजिशन के अपने अरकान को मिला के, तो ये फैसला किया जाएगा जो MQM की जानिब से तजवीज दी गई थी कि मुनहरिफ अरकान जो है उनको ना लाया जाए अगर MQM भी आपके साथ आ जाए। तो MQM के साथ शामिल होने से 177 बन रही थी तादाद, लेकिन अब चूंकि मुनहरिफ अरकान भी वहां पर मौजूद है और ये इजलास में मुशावरत की जा रही है शहबाज शरीफ की जानिब से और पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से सिग्नेचर जो है वो करवाए गए हैं। तो सिग्नेचर करवाने के बाद 196 जो तादाद है अपोजिशन अरकान की, वो इस वक्त सिंध हाउस में मौजूद है। मुशावरत की जा रही है। अब से कुछ ही देर में खाना भी होगा, तमाम अरकान के इशाइया भी दिया जाएगा बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से। गपशप भी इस वक्त चल रही है और तमाम तर जो सीनियर क़यादत है, आज़ीन मुफ्ती इस वक्त मौजूद है, सरदार अख्तर मेंगल मौजूद है, पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत मौजूद है, शहबाज शरीफ मौजूद है, बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद है, ख्वाजा आसिफ मौजूद है, राना सनाउल्लाह मौजूद है। तो तमाम अरकान जो है वो इस वक्त गुफ्तगू, यानी अपना जो स्कोर कार्ड है अपोजिशन वो बेहतर से बेहतर और मजबूत से मजबूत तर अददी नंबर तक ले जाना चाह रही है, ताकि गुंजाइश या शक व शुबा ना रहे, कोई भाम ना रहे। पैरेलल वज़ीर आज़म ने कौम से ख़िताब करना था, लेकिन इत्तला मिली कि कुछ सियाने दोस्तों के मशवरा कार फरमा हुआ, उन्होंने इसको फिर मुलतवी किया इस आइडिया को। और जो मुनासिब तरीन एक फ़ोरम हो सकता था, जो हम कई रोज़ से अपने प्रोग्राम में, अपने तज्ज़ियों में बार बार उठा रहे हैं बसात एहतराम के, इसके लिए अप्रोप्रिएट मोस्ट फोरम था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी या फिर पार्लिमान का इन हाउस इजलास। तो वहाँ ये बात जाती हमें अब दिखाई देती है। ख़िताब या जलसा या चीफ जस्टिस की खिदमत पेश करने की बजाय ये मुनासिब तरीन आइडिया था। यही राय थी हमारे माहिरीन की भी, तज्ज़िया निगारों की भी, सिफारतकारों की भी और हमारे सहाफ़ी दोस्तों की भी। शामी साहब, अब ये जो सूरत हाल बनी बिलखुसूस मरासले के हवाले से, और फिर वज़ीर आज़म ने ख़िताब का इरादा मुलतवी किया और उन जगहों पर जाने का फ़ैसला किया जहाँ बार बार कह रहे हैं, उसके बाद और अपोजिशन की इस चाल के बाद जहाँ 22 के करीब मुनहरिफ अरकान वहाँ मौजूद हैं, अब हिकमत अमली बनती क्या है? अपोजिशन का आज मुतालबा कि आप फौरी मुस्ताफ़ी हूँ वरना कल ही आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे जाएँ। देखिए,
वज़ीर आज़म जो हैं, ये जो जमहूरियत है ना, पार्लियामानी जमहूरियत जी, ये तो एदाद शुमार का खेल है ना, बिल्कुल कि कौमी असम्बली में अगर आपकी अक्सरियत है तो आप हुकूमत का हक रखते हैं, खा वो एक वोट की अक्सरियत, और अगर आप वो अक्सरियत खो चुके तो आप वो हुकूमत का हक नहीं रखते। और वज़ीर आज़म इस वक्त अक्सरियत की हमायत जो है वो खो चुके हैं। उनके जो इत्तेहादी हैं वो खुल्ला ऐलान कर चुके हैं कि वो उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। अब वज़ीर आज़म जो हैं उनकी अखलाकी हैसियत कमज़ोर हो चुकी। अब वो पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाएं, उससे खिताब करें ना करें, उन्होंने बहुत देर कर दी। जो खत देर कर दी, मेहरबान। जो खत 7 तारीख को आया था वो अब वो लहरा रहे हैं और पार्लियामेंट में जेर बहस ला रहे हैं। तो इसको एक अलग रखें और उसको अलग रखें, और तहरीक अदम एतमाद जो है उसका सामना करें और या इस्तीफा दे दें। अखलाकी तौर पर इस्तीफा दे दें, फिर लोगों के सामने जाने की तैयारी करें। इस बीच हम आपकी खिदमत में जब हाजिर हो रहे थे तो ब्रेक थी, कामरान शाह साहब आपसे मुखातिब थे, तो शामी साहब ने एक भरपूर फरमाइश की तमाम पैनलिस्ट से, हमारे मौजूद सहाफ़ियों से, कि एक अहम किरदार आप मिस कर रहे हैं, उनसे तो कोई राब्ते की सबील पैदा करें। उनकी मुराद चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब थी, और इसी बीच सलमान गनी साहब का मशवरा क्या था वो आप ऑन एयर बता दें। ये लोड आप मेरे पे डाल रहे हैं, इसलिए कि आपने बड़ा मोहतात तज्जिया किया। मुझे तो उनसे इज़हारे हमदर्दी है। ये वो इत्तेहादी थे जो सब चौधरी साहबान की तरफ देख रहे थे, और चौधरी साहबान का ये कहना था कि हम जो भी फैसला करेंगे हम मुश्तरका तौर पे करेंगे। मेरा ख्याल है कि उनके आज तक के फैसले देख लें और ये फैसला देख लें, ये फैसला उनके बुजुर्गों का फैसला नहीं है, ये उनकी नौजवान लीडरशिप का फैसला है। और जो सूरत बनी है, देखें आपने जब जिक्र किया, अब वो जो टकराव और तनाव वाली कैफियत है मेरे ख्याल वो ख़त्म हो रही है। जो था कि जी शायद वो पास है, अगर 196 MNAs हैं जिसमें हमारे दोस्त फवाद चौधरी साहब के फर्स्ट कज़न इलेक्टेड MNA हैं जेलम से, चौधरी फारूक अल्ताफ साहब जो चौधरी अल्ताफ हुसैन साहब के बेटे हैं, साबिक गवर्नर, अगर वो भी चले गए हैं तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि किस पे वो इत्मीनान करेंगे खान साहब। लिहाजा मामला उखड़ गया है। और जहाँ तक ये बात है कि जिन पे तकिया था वही देखें, ये वो लोग हैं जिनके बारे में कल जब राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात कही प्रेस से कि चौधरी फारूक अल्ताफ साहब भी हमारे साथ आ गए हैं, तो फवाद चौधरी साहब इसकी तरदीद कर दें, उन्होंने तरदीद नहीं की थी। मैं समझता हूँ कि मामला उखड़ गया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर अपनी अक्सियत खो चुके हुए हैं। मुनासिब तरीका तो यही है कि वो रिजाइन कर दें। ये अच्छी बात है अगर वो फेस करना चाहते हैं। जो वहाँ से इतलात आ रही हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तक पसपाई इख्तियार करने के लिए नहीं, वो कहते हैं आखिरी बॉल तक जाएंगे। अब आ जाते हैं उस अहम तरीन मौजू के ऊपर जिसका नाम है मरासला, केबल, तार या ख़त, जिसके ऊपर आज वज़ीर आज़म ने सहाफ़ी दोस्तों को भी एतमाद में लिया, काबीना को भी उसके मदरजा से आगाह किया। 4 रोज़ से हम भी उसकी ख़ैर बयान करने की नाक़िसी कोशिश कर रहे थे। कुछ बाखबर सहाफ़ी भी इस सिलसिले में ऑलरेडी मुतल्लिका तरीन और कंसर्न क्वार्टर से राब्ते में थे। तो हमें राब्ते में अभी दस्तयाब है मोहतरमा नसीम ज़हरा साहिबा और मोहतरमा महरीन ज़हरा मलिक साहिबा। आप दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं, बैनुल-अक़वामी अमूर पर लिखती भी हैं, मुल्क की सियासत पर नज़र रखती हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। आपसे गुफ्तगू करते हैं, फिर अपने पैनल की जानिब जाते हैं। नहीं, मगर नसीम ज़हरा वहाँ मौजूद थी? आज मैडम मौजूद तो नहीं थी, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन खत नहीं देखा। वो खत तो बयान कर चुके ना उसके खिलाफ, वो दुरुस्त है, लेकिन वहाँ मौजूद नहीं थे। लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल है उस पर उनकी राय लेनी थी, क्योंकि उन्होंने कल भी उस पर एक पीस लिखा, फिर हमारे प्रोग्राम में भी तशरीफ़ लाई थी। नसीम ज़हरा साहबा, देखिए मुलाकात जो वो मरासला है वो एक रपोताज है, और ये ऑफिशियल मुलाकात थी बिटवीन द टू, जिसके बारे में फ़ॉरेन ऑफिस ने बताया पाकिस्तानी मुतल्लिका हुकाम को। 7 तारीख का अगर ये मामला है और अब हम 30 मार्च को आके से यूं इसके ऊपर तरकीब ले रहे हैं कि अब इन कैमरा होगा, अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में जाएगा, ताख़ीर नहीं कर दी खान साहब ने? इसकी डीलिंग मुनासिब हुई है या नहीं हुई अभी तक? नहीं, ना तो डीलिंग मुनासिब हुई है ना शामी। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू और योर व्यूअर्स। बात ये कि ये होता ही तरीका, अब देखें बात तो ये है कि जो ऑब्जर्वेशन होती है, अब जो कंक्लूडिंग विजिट है, जो मैंने सुना है कि डॉक्टर असद जो हमारे एम्बेसडर हैं, तो वो स्टेट डिपार्टमेंट में उनकी मीटिंग हुई थी, और ये बहुत रूटीन की बात होती है जब कोई सफीर जा रहा होता है तो वो एक ओवरऑल असेसमेंट भेजता है, यानी कि 10-15 मीटिंग्स होती हैं, शायद ज्यादा भी होती हैं, कई फॉर्मल कई इनफॉर्मल, तो वो अपनी एक असेसमेंट भेजते हैं, और उस असेसमेंट में कोई
बात कर रहा होता है बड़े ऑफिशियल टोन में, कोई दोस्ती के टोन में, बट वो एक पिक्चर आपको मिल जाती है। तो वो पिक्चर उन्होंने कन्वे की। अच्छा, अब वो पिक्चर कन्वे की और मुतअद्दिद मर्तबा ऐसे होता है कि जी हुकूमत के बारे में ये सोचा जा रहा है, ये सोचा जा रहा है, लेकिन हमें जो पता चला है वो ये है कि जो पॉइंटर्स थे, क्योंकि सहाफियों को वो नहीं दिखाया जो साइफर टेलीग्राम जिसको कहते हैं, वो उसमें कुछ पॉइंट्स पढ़ के सुनाए हैं। अच्छा, पॉइंट्स जो पढ़ के सुनाए उसमें कहीं फॉरेन फंडिंग का जिक्र नहीं है और कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि कोई वोट ऑफ जो नो कॉन्फिडेंस है वो कोई लॉन्च करने लगा बाहर से। ये जो 2-3 बातें हैं वो नहीं है। तो इस वजह से ये बात दुरुस्त होगी कि प्राइम मिनिस्टर को समझा जा रहा है कि जी इनकी वजह से पॉलिसी जो है पाकिस्तान अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसमें मसला पैदा हो रहा है, जो कल जिक्र हम करे थे। लेकिन उससे बढ़ के ये सोचना कि वो कोई कैंपेन का जिक्र है उसमें, या कोई जैसे कोई चिली में या ईरान में ओवरथ्रो किया और कोई इस तरह का अमेरिका प्लान कर रहा है। एक तो ये कि अगर प्लान कर रहा होता तो वो कोई सफीर को नहीं बताते, ठीक है, और ना कोई सफीर के पास इतनी इंटेल होती है कि वो बिल्कुल यही हसन अस्करी रिजवी साहब भी इस मामले पर बड़ी तफसील से इन्हीं खुतूत पर बात कर चुके हैं। आप बात पूरी कीजिए। नहीं, तो मेरा कहने का मकसद है कि ये इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर, देखिए अब तो नंबर्स जो सामने आ गए प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो अब आई थिंक इन अ सेंस इट्स ओवर फॉर द प्राइम मिनिस्टर। और ये तो मेरा ख्याल है शामी साहब को इस बात को आज एड्रेस करना चाहिए प्रोग्राम में कि क्या जब नंबर्स कम हो जाते हैं तो फिर क्या प्रेसिडेंट को कहना होता है प्राइम मिनिस्टर? ये नुक्ता मैं उठाता हूं जी उनकी खिदमत में, लेकिन सर-ए-दस्त जरा इस मरासले का एक दफ़ा फिर जिक्र कर लें, क्योंकि कामरान यूसुफ साहब थे, सलमान मसूद साहब थे, या ये खाकसार भी था जो इस मरासले के खिद्दोखाल के बारे में बार बार 3-4 दिनों से बात कर रहे थे, लेकिन बड़ी कंक्रीट एविडेंस के साथ मोहतरमा मेहरीन ज़ाहरा मलिक साहबा ने इस पर आज इजहार ख्याल किया है सोशल मीडिया के फोरम पर भी और अपनी रिपोर्ट्स में भी। मेहरीन, ये मामला था क्या? ये केबल थी क्या? किसने किसे लिखी? इसके कंटेंट्स की आपको क्या समझ आई और ये किस हद तक थ्रेटनिंग था? थैंक यू जामी, शो में शामिल करने के लिए। एवरीवन, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और ये इंफॉर्मेशन की बेसिस पे है, इससे लोगों से बात करके जिन्हें डायरेक्ट नॉलेज है इस सारे मामले की, ये एक सबसे पहले तो एक लेटर नहीं था जो एक स्टेट ने एक और स्टेट को लिखा, या एक मुल्क के सफीर ने एक और मुल्क के सफीर को लिखा, या किसी रहनुमा को लिखा। ये एक इंटरनल डिप्लोमेटिक टेबल थी। ऐसे सबको पता है कि पाकिस्तान के फॉर्मर यूएस एम्बेसडर ने जो कुछ हफ्तों पहले तक हमारे पास थे, उन्होंने लिखा और उन्होंने उनकी मीटिंग हुई थी शायद यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से साउथ एशिया। उसकी बेसिस पे उन्होंने ना इसमें कोई धमकी थी, ना साजिश नजर आई, कोई फॉरेन फंडिंग की बात नहीं हुई, बल्कि उन्होंने अपनी असेसमेंट बयान किया। उन्हें जो मैसेजिंग कन्वे की गई इन हिज ओपिनियन वो उन्होंने आगे बयान की, और वो ये थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात ठीक नहीं थे। आई डोंट थिंक दिस इज अ ह्यूज सीक्रेट। और जो पोलिटिकल सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं और ये जो अदम एतमाद का वोट की बात हो रही है, अगर कोई रेजिम चेंज हो तो शायद ताल्लुकात में बेहतरी आ जाए, कोई पॉजिटिव स्टेप्स की तरफ ताल्लुकात चले जाएं। तो आई थिंक इम्प्लीकेशन ये थी कि शायद अमेरिका पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली को वेलकम करेगा, शायद यही मैसेजिंग थी। तो आई थिंक कि सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने कोई स्टेटमेंट मैसेज डिलीवर किया, कोई वार्निंग डिलीवर किया, किसी कंस्पिरेसी के बारे में पाकिस्तान को आगाह किया। ये सिर्फ एक तस्वीर आई थिंक जो अपना बेसिक काम कर रहे थे। तो मेहरीन ये वाजे करें, ये तो आप कंटेंट पे आ रही हैं, इसी तरह की तफसीलात हबीब साहब भी बयान कर रहे थे कि हमारी सियासी क़यादत ने या वज़ीर आज़म ने, वज़रा ने तो इसे एक बहुत थ्रेटनिंग कॉल के तौर पर लिया। कंसर्न क्वार्टर जो पाकिस्तान में होते हैं, क्या उन्होंने भी इक्वली इसे थ्रेटनिंग कॉल के तौर पर लिया? देखिए, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने इसे क्यों दिया ना। जब आई थिंक जब इमरान खान, अब नसीम साहिबा यहाँ है, सानी साहब भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, वो बेहतर आपको एनालिसिस दे सकते हैं, लेकिन आई थिंक जब इमरान खान हुकूमत में नहीं भी थे तब भी वो ऐसे स्लोगन, पाकिस्तान खतरे में है, मजहब खतरे में है, सॉवरेनिटी खतरे में है, वो बहुत सालों से ये स्लोगन इस्तेमाल कर रहे हैं। और मेरे लिए बिल्कुल सरप्राइजिंग बात नहीं है कि इस मोमेंट पे जब वो शायद मैच हार जाने के बहुत करीब है तब भी उन्होंने इन्हीं स्लोगन का सहारा किया है। और पीटीआई की असेसमेंट आई थिंक ये है कि जो उनका अर्बन मिडिल क्लास
जिसमें उनकी मेजॉरिटी सपोर्टर्स हैं, उसमें ये नैरेटिव दिखता है। तो आई थिंक उन्होंने इसीलिए इसको इस्तेमाल किया। और टाइमिंग भी आप देखते हैं ना कि ये कब लिखा गया और ये हमारे सामने कब रखा गया। जहाँ तक आई थिंक आप पूछ रहे हैं कि हाउ डज द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट फील अबाउट दिस, मैं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए नहीं बात कर सकती, आई कांट स्पीक फॉर देम, मगर मेरा ये ख्याल है बेस्ड ऑन व्हाट आई नो अबाउट दिस टेबल, बेस्ड ऑन एवरीथिंग जो आप लोग भी सब कह रहे हैं कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक साजिश दोस्तों साजिश की तरह नहीं देख रहे हैं। ना ही मेरे ख्याल से वो ज्यादा परेशान है इससे। आई थिंक ये भी कहना जरूरी है क्योंकि इमरान खान ने अपनी स्पीच में कहा था संडे की रैली में कि हमने उनसे शेयर किया। आई थिंक ये बात भी शेयर करनी जरूरी है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने या फॉरेन ऑफिस ने या पीएम हाउस ने आर्मी को ये सो कॉल्ड चेक के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया, बट उनको भी ये टेबल उसी तरह मिली, उन्हीं प्रोसीजर के तहत मिली जितना पीएम और मुफा को मिली। So I think मैं काफी यकीन के साथ कह सकती हूँ कि they're probably not treating this as anything alarming or something that requires their intervention. और इससे ज़्यादा मैं उनके बारे में बहुत शुक्रिया मोहतरमा नसीम ज़हरा साहबा, मोहतरमा मेरीन ज़हरा मलिक साहबा। डॉक्टर साहब अब आप बताइए, दो बाखबर तरीन सहाफ़ियों ने उसको बहुत ही डिटेल में जाके उसका जो सिस्टम है मैकेनिज़्म वो बयान कर दिया और कंटेंट भी तकरीबन वही बयान कर दिया जो उसमें था। देखिए मेरी तो इसमें राय यही है कि ये सिर्फ ये एक्सप्लेन करता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में एक स्ट्रेन मौजूद है जिसका यूक्रेन के मसले, इमीडिएट फैक्टर जो है, पहले से मसाइल हैं, इमीडिएट फैक्टर यूक्रेन का जो जंग है वो है, और उसमें अपना एक डिस्प्लेजर का एक्सप्रेस कर रहे हैं और कोई ऐसी थ्रेटनिंग बात नज़र नहीं आती। मैं एक हिस्टोरिकल पैरेलल आपको देना चाहता हूँ। जी प्लीज़। देखिए 1963 नवंबर या दिसंबर की बात है। जी जी। और उस वक्त अमेरिका में कैनेडी की असैसिनेशन के बाद जॉनसन सदर हो गए। जी, सदर जॉनसन। अच्छा, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भुट्टो साहब वो जाते हैं और उनकी प्रेसिडेंट जॉनसन से मीटिंग है, और ये लिखा हुआ है अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स 1963-64 के अंदर कि प्रेसिडेंट जॉनसन ने डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया बड़े एक्सप्लिसिट अल्फाज के अंदर भुट्टो को कि चाइना से आप रिलेशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मार्च 63 में चाइना पाकिस्तान बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हो गया था। इन दोनों पे डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया, भुट्टो ने अपनी पोजीशन एक्सप्लेन की और वापस आ गए। शामी साहब के लिए वो सवाल कि सदर मुमलिकत इस सूरत में क्या कर सकते हैं, जो मैडम नसीम ज़हरा ने भी उठाया, सलमान गनी साहब के भी, हबीब साहब और खावर साहब साथ रहे। फवाद चौधरी साहब थे, उनसे पूछा गया बात वोटिंग तक जाएगी, उन्होंने कहा देखते हैं, और ये बात उन्होंने बिलखुसूस वाज़े की, इस्तीफ़ा मांगा है, ना इस्तीफ़ा देंगे। नंबर गेम में सूरत हाल वही है जो 92 के वर्ल्ड कप में थी। वो ये बताना भूल गए कि क्या हम सेमीफाइनल में आ चुके हैं या नहीं, क्या अभी क्वालिफाइंग राउंड में है या नहीं, क्या फ़ाइनल में पहुँचे या नहीं, ये भी बता देते तो अच्छा होता। और मौसम कैसे आड़े आएगा, नेट रन रेट जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैच में भी और ये पार्लिमान की कार्रवाई में भी नेट रन रेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेट रन रेट अलबत्ता कुछ और इत्तला देता है, क्योंकि वो 177 का मजमुआ बढ़ता हुआ सिंध हाउस में बैठे मुहर्रर फ़राकीन को शामिल करें तो वो 180-90 तक जा पहुँचता है। शामी साहब वो 5 दूरी रह गई बीच में, डॉक्टर साहब की बात भी, तो वो नुक्ता मैडम नसीम ज़हरा ने ये उठाया था कि अगर वाज़े तौर पर नज़र आ गया है कि हुकूमती इत्तेहादी हुकूमत को छोड़ चुके हैं और अपोजिशन के साथ जा बैठे हैं, तो क्या सदर मुमलिकत पर ये लाजिम है कि वो एतमाद के वोट का कहें या कोई दूसरी कैसी अपनी? देखें, सदर मुमलकत का जो अदारा है ना वो बहुत कमज़ोर कर दिया गया है। अगर आपके यहाँ नॉर्मल पार्लिमानी निज़ाम चल रहा हो तो ऐसी सूरत हाल में सदर मुमलकत कुछ मदाखलत कर सकते हैं, लेकिन हमारे सदर के जो इख्तियारात हैं उसमें इसकी गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात यह कि तहरीक अदम एतमाद पेश हो चुकी है, उस पर वोटिंग होनी है, तो अब सदर मुमलकत कैसे कह सकते हैं कि आप जनाब अपनी अददी अक्सरियत साबित कर दें, क्योंकि जो प्रोसेस है इसको अब जल्द अज जल्द मुकम्मल करना चाहिए। ये स्पीकर की जिम्मेदारी है, जितना उसको डिले करेंगे उतना चीज़ों को उलझाएंगे। और ये अभी जो बात हो रही है ना, आखिरी गेंद तक लड़ेंगे, भाई गेंद आपकी विकेटें गिर चुकी हैं तो आप अब कहेंगे मैं खड़ा रहूंगा, ऐसा मामला नहीं है। आपकी सियासत जो है ठीक है वो जलती रहेगी, वो अपने लोगों में आना होगा आपको। आप आवाम के अंदर आए, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की कुर्सी संभालें, वो आपका इंतजार कर रही है, नाक में दम कर दें इनका। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, हबीब अकरम साहब, सर क्या ऑप्शन ज़ेर बहस हैं, किन ऑप्शंस पर जनाब वज़ीर आज़म गौर फरमा रहे हैं
या वो कौन सी ऐसी ऑप्शन है जिनकी वजह से वज़रा इकराम फरमा रहे हैं कि 92 का वर्ल्ड कप है और हम जीतेंगे, आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, वो उन पे ज़रा रोशनी डालिएगा। अच्छा अजमल साहब, सॉरी मैं हबीब साहब की बात कर रहा हूँ। ये सवाल मैंने उनसे पूछा, चूंकि मैंने डायरेक्टली सवाल पूछा तो उसका जवाब आया, तो मैं आपको आपके गोशगुजार करता हूँ। हुआ ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मैंने पूछा कि जनाब आला, ये जो बाहर सारा माहौल चल रहा है उस हिसाब से जो शामी साहब ने बात की, बात ठीक है कि नंबर गेम इज ओवर। तो उन्होंने कहा कि मैं जब 92 का वर्ल्ड कप चल रहा था तो मेरे किसी दोस्त ने कॉल की, उसने कहा इमरान क्या कर रहे हो यार, वर्ल्ड कप इज ओवर, तो जल्दी करो, बस करो। उन्होंने कहा नहीं यार मैं जीत रहा हूँ, हम तो जीत रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो बाहर आपके हवाले से जो मार्केट के अंदर रेट चल रहा है ना, वो 50 वर्सेस 2 चल रहा है, तो लिहाजा ऐसी गेम कोई नहीं है। तो उन्होंने कहा जी फिर हमने वो वर्ल्ड कप जीत लिया। मैंने कहा जी प्रिसाइजली आपके पास, अगर मैं आपको एवरेज जो फीसद में पूछूं कि आपके पास कितने % चांसेस हैं, हबीब साहब वहां पे मौजूद थे, उन्होंने कहा जी 80%। इतनी देर में एक मिनिस्टर साहब बाहर से आए, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, क्योंकि वो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा जी आपने कोट नहीं करना। उन्होंने कहा जी नहीं सर 80% नहीं 100%। और बाई चांस मैं और हबीब अकरम साहब वहीं पे थे, पर उसके बाद हम नाम नहीं ले सकते कि उन्होंने कहा जी इसको आपने नाम नहीं करना, लिहाजा ये आईनी मामला है, कोई जल्दी कोई नहीं है, 7 दिन मामला है, 7 दिन कॉन्फिडेंस हो जाएगा। एक आईनी मामले को कंप्लीट होने दे, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख के अंदर वही बात कर रहे हैं। मामला हमारे तज्जिया निगार भी यही बात कर रहे हैं, खत्म हो जाएगी मेरे ख्याल। हमारे तज्जिया निगार भी यही बात करें यहाँ लाहौर बैठे भी कि आईनी मामले को पूरा होने दें। लेकिन जिस वजीर की आपने बात की, इशारतन मैं अर्ज करता चलूँ, कहीं ये वही वजीर तो नहीं जो सेहतमंद है बज़ाहिर और सफ़ेद या बोस्की सी पहन रखी थी आज उन्होंने? ये हबीब साहब से पूछे, मुझे नजर नहीं आएगा। लो जी हबीब साहब, सवाल आपके लिए वही था। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कौन सी ऑप्शंस हैं जिन पे वो बैंक कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इतने पुरुमीद हैं कि 92 की तरह ये वर्ल्ड कप भी जीत जाएंगे। हालांकि उनका पहला वर्ल्ड कप है सियासत में, हुकूमत में। जो स्ट्रेटजी हुकूमती सफ़ों के लोगों से मिलने के बाद आपकी समझ में आती है, वो एक तो ये है कि पार्लियामेंट के अंदर जो काम हो रहा है या तो उसको खुफिया रखा जा रहा है या उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। ज़ाहिरी सूरत में ऐसे लग रहा है कि पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंट के लोगों पर सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन काम कर रही है, और अपोजिशन ने न सिर्फ पीटीआई से लोग तोड़ लिए हैं बल्कि इत्तेहादी भी तोड़ लिए हैं। तो लिहाजा गेम ओवर होने का चांस जो है वो या ये जो कमेंट है बिल्कुल फेयर लगता है। दूसरी तरफ यह है कि वज़ीर आज़म से जब आज बात हो रही थी तो वज़ीर आज़म का ख्याल ये है, जो उन्होंने कहा जी कि मैं अपनी हुकूमत के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। उनका ख्याल, उन्होंने जो कॉन्टेक्स्ट था उसका, कि मैं बहुत सी नागवार बातें जो मेरे लिए नागवार है या सियासी तौर पर नागवार है, मैं उन्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ, और अगर जो भी नतीजा हो मैं उसको कबूल करूँगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि मेरे डीएनए में ही ये नहीं है कि मैं शिकस्त खेले बगैर तस्लीम कर लूँ, मैं फाइट किए बगैर ये तस्लीम कर लूँ कि मैं हार चुका हूँ। तो आखिरी बॉल तक अब या तो उन्होंने जी, और ये बात आप उनको बॉलर समझ लें, जैसे अगर बैट्समैन समझ लें तो ऐसा लगता है उनकी विकेटें उड़ चुकी हैं, जैसे शामी साहब कह रहे हैं। तो अगर उन्हें बॉलर समझ लें तो फिर उनकी आखिरी बॉल पता नहीं कब आएगी। तो लिहाजा अभी तक जो सिचुएशन है हुकूमती सर्कल्स के अंदर, जो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर सूरत हाल है, वहाँ पर भी लोग काफ़ी पुरुमीद नज़र आते हैं। कुछ लोगों के ज़ाहिर है चेहरे लटके भी हुए हैं, कुछ लोग बड़े मायूस भी हैं, लेकिन आप उसे वज़ीर आज़म की जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है या वज़ीर आज़म की जो रिजायत पसंदी है, उनका जो ऑप्टिमिज्म है, उसको अगर आप सामने रखें, और हो सकता है वो दूसरों को मुतासिर कर रहा हो, तो देखिए अगर आप जनाब इमरान खान की जो क्रिकेटिंग हिस्ट्री है उसके ऊपर उनकी किताब या उनकी वो इरा को पढ़ें तो उससे तो यही साबित होता है कि वो एक स्पोर्ट्समैन है, फाइटिंग स्पिरिट रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और वो इसी क्रिज्मा को कंटिन्यू करते रहे अपनी सियासत में भी या फलाही कामों में भी। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। लेकिन क्या कीजिए शामी साहब, मैदान सियासत के उसूल और रंग निराले होते हैं। यहाँ पर क्रिकेट की जो तरकीब होती हैं या तरीक़त होती है वो शायद उस तरह कारगर नहीं होती। हाँ, क्रिकेट आपको जज्बा अज़म ज़रूर दे सकती है, फाइटिंग स्पिरिट, लेकिन बज़ाहिर जो टेबल पर चीज़ें दस्तयाब हैं, जो ऐलान हो चुकी हैं चीज़ें, उसके बाद मुझे तो कुछ सबील नज़र नहीं आती, मासिवा इसके कि शायद ख़त उनके जहन में एक ऐसी शायद जो शायद काया पलट दे। बात यह है कि विकेटें उनकी उड़ चुकी हैं,
वो खड़े हुए हैं और कहते मैं नहीं आउट हुआ और मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं मैदान में रहूंगा, तो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है। मैं ये बार बार अर्ज कर रहा हूं कि उनकी सियासत खत्म नहीं हो रही, वजारत उज़्मा ही जा रही, वजारत उज़्मा खत्म हो रही है ना, बल्कि इसके बाद उससे ज्यादा लीथल हो उनके पास एक ब्रेक ले लो, दूसरा मनसब मौजूद है। एक ब्रेक ले लो सर, शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी, एक ब्रेक ले लेता हूं मैं, ब्रेक ले लेता हूं और फिर जो तज्जिया खावर साहब को और हबीब साहब का था उसी की बुनियाद पर एक सवाल उनके लिए रखे जा रहा हूँ। लेकिन अब वज़ीर आज़म इस सब के बावजूद तो कहा करते थे, जब मेरी जमात में मुनहरिफ लोग सामने आए कि हमें आप कबूल नहीं, मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा, जब मुझ पे एतराज़ आया मैं नए इलेक्शन में जाऊंगा। तो फिर वो वाले जो दावे और तावीलें थी वो कहाँ हैं और आज की दावे और तावीलें कहाँ खड़ी हैं, किसको बाय करना है और किसको नहीं? एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। मरासला, तहरीक अदम एतमाद, नंबर गेम और मौजूदा सियासी सूरत हाल, हमारे प्रोग्राम के आखिरी चंद लम्हात। सलमान गनी साहब और खावर गुमन साहब। सलमान साहब, सबसे पहले आप, ब्रेक से पहले एक सवाल छोड़ा, जनाब प्राइम मिनिस्टर तो बहुत अच्छे और उम्दा प्रेसिडेंट सेट किया करते थे, बड़े बड़े उम्दा अखलाकी दावे किया करते थे कि अगर मुझसे कुछ लोग नाराज़ हुए मेरी पार्टी के, उन्होंने मुझ पर अदम एतमाद किया तो मैं छोड़ दूंगा, फ्रेश इलेक्शन में जाना पसंद करूंगा। तो फिर क्या हुआ सलमान गनी साहब? देखें, हमारी सियासी लीडरशिप के कौलो फेल के तजाद ने ही सूरत इस स्टेज पे पहुँचाई है और ये आइडियल थे पाकिस्तान के अंदर, ज़मीर फरोशी के ख़िलाफ़, लोटाक्रेसी के ख़िलाफ़, करप्शन के ख़िलाफ़, लूट मार के ख़िलाफ़। मैं समझता हूँ कि इस हवाले से ये बदकिस्मत है कि जो जो ये कहते रहे सब कुछ उन्हें वही करना पड़ा। और आज का बड़ा अलमिया ये है कि तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप जिसने पाकिस्तान के अंदर आइडियल बनना था, मॉडल बनना था, वो इस सूरत हाल से दो चार। खावर गुमन साहब, तारीख के कामयाब तरीन वज़ीर आला परफॉर्म उन्होंने ऐसा किया कि तारीख बदल दी बकौल वज़ीर आज़म, और कम गोए हैं, मीडिया पर चर्चा नहीं करते, लेकिन उनके साथ खड़ा हूँ, इन्हें कभी बदलूंगा नहीं, हालांकि मशवरे दिए गए। तो क्या बना उन उसूलों का जिनकी बुनियाद पर उन्होंने लगाया और उन्हें उतार के परवेज़ लाई साहब को नामजद कर दिया गया? देखें, वो जो एक उस दिन भी आपसे बात हुई थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब उनके खिलाफ आ गया हाउस के अंदर, जाहिर है वहाँ पे उनकी पार्टी के अंदर से एतराज़ात हैं, एक माहौल बना हुआ है। तो मेरे ख्याल में अब ये तो कोई राय नहीं है कि अगर वो उनको चेंज कर देते विदाउट दिस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, बिल्कुल ये आपका सवाल बनता था। मेरे ख्याल में चूंकि अब गेम सारी वाइड ओपन हो गई है तो ये उनका मुनासिब उन्होंने समझा कर दिया। जो आपका सवाल है ना, जो बार बार आप बात करते हैं इखलाकियात, देखें एक उनकी टीम है, उनके उसके एक इस वक्त मेरा सवाल ये नहीं था लोग हैं, नहीं मेरा सवाल ये नहीं था सर, मेरा सवाल ये नहीं था सर, सुने मेरा सवाल 15 लोग नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था ना सर, मेरा सवाल ये था आपकी खिदमत में कि जनाब इमरान खान साहब ने जो प्रेसिडेंट सेट किए थे, जो दावे किए थे आला इखलाकी सियासी इक़दार के कि उनका मैं फॉलोअर हूँ, उनको बाय करता हूँ, उन पर डटा रहूँगा, क्या वो आला सियासी इखलाकी इक़दार जिनके वो दावेदार थे कि अगर मेरे खिलाफ को बंदा खड़ा हुआ तो मैं वज़ारत उज़्मा छोड़ दूंगा, मेरे खिलाफ अगर ऐसा मामला आया तो फ्रेश इलेक्शन में जाना पसंद करूंगा, ना झुकूंगा, ना बिकूंगा, ना कोई ऐसी डील करूंगा? ये मेरा सवाल था, उसके जवाब में आपका जवाब जानना चाहता हूं। सर, एक उनके 155 लोग हैं इस वक्त नेशनल असम्बली के अंदर। एक जो अभी सपोज नारिया उसमें 15, 20, 22 जो भी मुनहरफ अरकान है वो कह रहे हैं कि हम आपकी पॉलिसी से खुश नहीं हैं। तो जो बाकी 125-35 हैं वो उनकी बात को रद्द कर दें कि सर आप खड़े रहें, या बाकी लोगों को वो मनाने की कोशिश करें, ये एक सब्जेक्टिव सा आर्गूमेंट है मेरे ख्याल के अंदर। बाकी आइन और कानून के मुताबिक तमाम चीज़ें चल रही हैं। मेरे ख्याल में हाउस के अंदर सारा मामला जाना चाहिए और हाउस की कार्रवाई जो हम एक अहम खबर आ गई है खावर साहब है और एक कानूनी तरीक़ेकार इसी एक अहम खबर आ गई है, लेकिन उससे पहले मुख्तसर सा, घबराए तो नहीं ना? अभी तक आप डटे हुए हैं ना इस्लामाबाद में? सर आप पिछले 3 घंटे से मुझे सुन रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं, सारा दिन ट्विटर पे भी आपसे बात हो रही है, आपको जिंदाबाद सर, जिंदाबाद। आइए फिर आपको हम खबर देते हैं, आइए फिर आपको इंतहाई अहम खबर देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को हलफ की खिलाफ वर्जी में कोई भी मालूमात पब्लिक करने से रोक दिया है। अदालत उम्मीद रखती है कि वज़ीर आज़म ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को सीक्रेट दस्तावेज पब्लिक करने से रोकने के लिए दरख्वास्त दायर हुई थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत सीक्रेट दस्तावेज या इसका मतन जारी करने से रोका जाए, ये इस्तदा की थी दरख्वास्त गुजार ने। शहरी नईम खान एडवोकेट इनका नाम बताया जाता है, जिनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म इमरान खान, सेक्रेटरी कानून और सेक्रेटरी खारजा फरीक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज कहा कि वो सीक्रेट
दस्तावेज रिलीज करेंगे। दरख्वास्त का मतन है, 27 मार्च को खुफिया दस्तावेज की बिना पर वज़ीर आज़म ने कहा मुबैना तौर पर हुकूमत के खिलाफ गैर मुल्की साजिश की गई। वज़ीर आज़म का बयान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म को इस दरख्वास्त की रोशनी में हलफ की खिलाफ वर्जी में कोई भी मालूमात पब्लिक करने से रोक दिया और कहा कि अदालत उम्मीद रखती है वज़ीर आज़म ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं करेंगे। हबीब अकरम साहब, अहम डेवलपमेंट है लेकिन जिम्मेदारी का एहसास दिलाया, जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। इसे ज़रा तशरीह नहीं कर देते आप? देखें, बात यह कि उन्होंने जो हलफ उठाया हुआ है सर, उसमें कोर्ट ने उन्हें बताया कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और मेरे ख्याल उन्हें अपने हलफ की पासदारी करनी चाहिए थी, ना कि इस डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना चाहिए। साहब, ये जो हम 3-4 दिनों से नुक्ता उठा रहे थे कि जब उन्होंने कंसर्न क्वार्टर्स के सामने यही मामला रखा, सियासी जो क़यादत है वो ये दावा करती है, हालांकि आगे से ये इसकी तस्दीक या तरदीद नहीं हो पा रही, तो उन्होंने भी ये मशवरा नहीं दिया था कि आप इसे जलसे में ले जाएं, चीफ जस्टिस के यहाँ ले जाएं। मशवरा कुछ ऐसा ही, ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, अच्छा, यानी हम उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ के जज साहबान जो हैं वो वज़ीर आज़म को बताते हैं कि उन्हें अपने हलफ का पास करना चाहिए। हबीब साहब, योर वन लास्ट टेक सर, 30 सेकंड्स टू गो। मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म ने अपने किसी हल्फ के खिलाफ वर्जी की है, और हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है अब तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे ख्याल में ऐसी नहीं हमने टीवी पे दी जिसके बारे में कहा जा सके कि ये किसी हल्फ या सीक्रेट डॉक्यूमेंट की खिलाफ वर्जी है। नहीं, हम बात करें कि और हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया, इस दरख्वास्त की बुनियाद पर कहा है। जगह आपकी अब तसल्ली हो जाएगी, जामी साहब हाईकोर्ट डॉक्यूमेंट है। मैं शामी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि प्रीएम्प्शन है, ये प्रीएम्प्शन। अब प्रीएम्प्शन पे क्या बात की जा सकती है? ठीक, प्रीएम्प्शन पे फैसले आ सकते हैं। एक आते आते मीर का शेर सुन लीजिए, सुनाइए। शेख जो है मस्जिद में नंगा, रात को था मैं खाने में, वाह, जुब्बा खरका कुर्ता टोपी, वाह, मस्ती में इनाम किया, वाह, मस्ती में इनाम किया। और फिर जनाब अली ख़ाबर गुमन साहब, हम तो जो पहले दिन से सदा कर रहे थे कि मामला NSC का है, इन हाउस पार्लिमान का है, वहाँ जाइए, वहीं जाना पड़ेगा, वही मुनासिब बात है, ये पब्लिक गैदरिंग के मामला है नहीं। बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त का। बहरहाल देखते रहिए मज़ीद दुनिया TV।